साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया और हम लेकर के हाजिर हैं पुनः एक बार आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9। साथियों, बहुत उत्साह का विषय है कि हम आपके लिए जो एक निरंतर मेहनत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, वहीं आप भी जो हमारे साथ लाइव चैट के माध्यम से जुड़ते हैं, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार आपके लिए कार्यक्रम आगे लेकर के आते रहें। आज के कार्यक्रम में विशेष क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, संविधान, इतिहास और विज्ञान के सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वहीं आपको बता दें कि एपिसोड 9 के जो विजेता रहे हैं वो हैं तुषार चौधरी, जो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे इतने भी बच्चे लाइव चैट के माध्यम से हमें उत्तर देते हैं, निर्णायक मंडल उन्हें सजगता के साथ नोट करें। आप भी एक ऐसी जगह चुनें जहां आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो। साथियों, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से बता रहे हैं कि सर जो नई वैकेंसीज आ रही हैं जिनके विषय में अन्य यूट्यूबर्स जानकारी दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी यूट्यूबर्स इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं वो अखबार में आई हुई न्यूज से ज्यादा नहीं है, और यदि उससे ज्यादा है तो वह फेक है, वह गलत है। उसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं होती है। वह डिपार्टमेंट की अंतर्गत जितनी भी जानकारियां होती हैं वही जानते हैं। अतः केवल उनका एक जरिया है झूठ से पैसा कमाना। हम यह नहीं चाहते। साथियों, जितनी भी जानकारी आप चाहते हैं या हम करंट अफेयर्स की घटनाएं आप तक पहुंचाते हैं वो सभी अखबार के माध्यम से होती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। आप स्वयं जान सकते हैं, आप किसी के भी बहकावे में ना आए, तैयारी करते रहें। जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख होगी, नई वैकेंसीज आएंगी तो आपको स्वतः ही अखबार के माध्यम से पता लग जाएगा और वही जानकारी हम आपको लेकर के आएंगे। आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रश्न को नहीं सुन लीजिएगा। वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन डी शशांक। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में, फटाफट दीजिएगा जवाब लाइव चैट के माध्यम से कि कौन सा एक ऐसा व्यक्तित्व था भारतीय इतिहास में जिसने वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। 4 विकल्प इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं। बच्चों दीजिएगा फटाफट आंसर, क्योंकि इस समय आप खेल रहे हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9। मैं अमित कुमार तेवतिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी टीकेश आपके लिए लेकर के हाजिर है। साथियों, लगातार आंसर आप देते रहिए, लाइव चैट में बने रहें हमारे साथ और अपने जितने भी मित्र हैं सबको ये जो हमारी वीडियो का लिंक है वो शेयर कर दें, ताकि वो भी इस खेल के भागीदार बने और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने मस्तिष्क को तेज करें। जवाब हमें मिल गया है, बारी हमारी है। आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पुलकेशिन द्वितीय ही वो महान शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया। यहां तक कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री तीनों ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारतीय इतिहास में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। 2 वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया? सवाल आप समझ लीजिएगा। आपको बताना है कि खिलजी वंश किन 2 वंशों के मध्य शासन कर रहा था। सुल्तान रहे खिलजी वंश के। ऑप्शन ए गुलाम वंश तथा लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश तथा लोदी वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश तथा तुगलक वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश तथा लोदी वंश। ये 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आप बताइएगा हमें जवाब कि ऐसे कौन से 2 वंश हैं जिनके मध्य में खिलजी वंश का शासन रहा। प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से आपको सौंपा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन सब लोग जानते हैं कैसा रहा हिंदुस्तान के ऊपर, जिसके ऊपर लिखी गई पद्मावत, जो हम जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक ऐसी पुस्तक है जिसको सर्वाधिक जो है प्रसिद्धि मिली।
और मलिक मोहम्मद जायसी का नाम पद्मावत के लिए लिखा जाता है। पद्मावत ही वो रानी थी जो अलाउद्दीन खिलजी, जिसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, और वही खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया भारत पर। किन दो वंशों की, ये आपको बताना है। लगातार हमें आंसर मिल रहे हैं, वेरी गुड। जो बच्चे जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो हमें सही जवाब दे रहे हैं। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। 1206 में स्थापना हुई भारत के अंदर गुलाम वंश की। यदि आप सीखें, जानना चाहें तो जानकारी ले लीजिएगा। गुखित सलम, गुखित सलम मतलब गुलाम वंश। गुलाम के बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश था, उसके बाद में सैयद वंश था, और गुखित सलम लोदी वंश और मुगल वंश। आप गुखित सलम लिखें और इससे आप मध्यकालीन इतिहास के जो वंश रहे हैं उनका क्रम लगा सकते हैं। तो गुलाम वंश और तुगलक वंश के मध्य शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री रामकृष्ण, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इन चारों महान व्यक्तित्वों में कौन एक है जिसे नए भारत का पैगंबर कहा जाता है? दीजिएगा आंसर। और खेलों खेल ज्ञान का जो बच्चे बाद में जिन्होंने अपना शुरू किया है खेल, वो ध्यान रखें कि आपको हमें जवाब देना है 3A, 3B, 3C या 3D, और वही आपका काउंट किया जाता है। कई बार से समस्या चल रही है कि बच्चे प्रश्न आने से पहले जवाब देते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। बार बार शिकायत होती है तो आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाता। साथियों, आप लगातार हमारे साथ बने रहें खेलों खेल ज्ञान के 9वें एपिसोड में, और हम लगातार आप तक एपिसोड पहुंचाते रहेंगे जब तक आपसे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। आपकी उत्सुकता को जानकर ही हम अपना कार्यक्रम लेकर के आते हैं। जवाब हमें मिल गया है, बारी हमारी है। आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, राजा राममोहन राय इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यही हैं जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा गया, यही हैं जिन्हें नए भारत का पैगंबर कहा गया। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में राजा राममोहन राय के एक ऐसे बलिदान को हम नहीं भुला सकते हैं कि जो हमेशा याद रहता है, और हिंदुस्तान की आज की पीढ़ी में जो इनका बलिदान है, जो इन्होंने त्याग किया, जो इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उसको नहीं भुलाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत को 2 देशों में विभाजित करने की घोषणा, भारत और पाकिस्तान बनाने की घोषणा किस तिथि को हुई? विकल्प ए देखेंगे 3 जून 1947, बी है 4 जुलाई 1947, सी ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। आपको बताना है कौन सी वह दिनांक है जिस दिनांक को भारत के टुकड़े हुए और पाकिस्तान एक अलग देश बनके खड़ा हो गया। 4A, 4B, 4C, 4D। बच्चे कंफ्यूजन में हैं, शायद लगता है कि इस प्रश्न का जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो निश्चित रूप से लगातार पढ़ते हैं, जिन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, वो बता रहे हैं जवाब। सही आंसर हमें मिल रहा है। बारी हमारी है, आपको सौंपने हैं बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 3 जून 1947 को वेतन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का खंडन कर 2 देश बना दिए। कुछ बच्चे 4 जुलाई 1947 को लेकर के थोड़े कंफ्यूजन में हैं, तो सुन लीजिएगा। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव रखा गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ ब्रिटिश संसद में। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 वेतन योजना के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। गाजा पट्टी
जो कि भूमध्य सागर से सटा हुआ एक विवादित क्षेत्र है। यह किस दो देशों को लेकर के विवाद है गाजा पट्टी क्षेत्र को? ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन के मध्य, ऑप्शन बी इराक और जॉर्डन के मध्य, ऑप्शन सी सीरिया और मिस्र के मध्य, ऑप्शन डी इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। आपको बताना है कि कौन से ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में गाजा पट्टी क्षेत्र को लेकर के आपसी विवाद चल रहा है। विकल्प आपको सौंप दिए गए हैं, आप फटाफट आंसर दीजिएगा 5A, 5B, 5C, 5D। क्या लगता है आपको क्या होगा? लगाइए तुक्का। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन जवाब देने का तरीका सही याद रखें। 5A, 5B, 5C या 5D आंसर हमें मिल रहे हैं। और लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका आंसर जानते हैं, लेकिन हमें तो विकल्प के रूप में A, B, C, D सभी जवाब मिल रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आप देखिएगा कि क्या आपका जवाब ठीक था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन। गाजा पट्टी क्षेत्र जो दोनों के बीच में विवादित है, फिलिस्तीन जहां मुसलमान रहते हैं, इजराइल ने उसको अधिकार क्षेत्र में लेकर के यहूदी घोषित कर दिया और अपने धर्म यहूदी धर्म के अनुसार ही वहां कार्य हो रहा है। इसीलिए गाजा पट्टी एक विवादित क्षेत्र है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी कोई सही निर्णय नहीं निकला। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से लेकर के अन्य न्यायाधीशों के नियुक्त होने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चारों विकल्प आपके पास हैं, दीजिएगा जवाब कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? शाबाश, आपके विकल्प हमें मिल रहे हैं। लाइव चैट में लगातार बने रहें, शेयर करते रहें वीडियो को, और समय रहेगा लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे वीडियो देखने वाले ज़्यादा होते हैं लेकिन पार्टिसिपेट कम लोग करते हैं, लाइव चैट में जवाब कम देते हैं। वीडियो के बाद व्यूज़ 200, 250, 300 होते हैं, लेकिन जो लाइव चैट में वो लाइव जो दिखते हैं वो 60, 70, 80 तक होते हैं बच्चे। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं वेरी गुड, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी दिलाएगा। जवाब मिल रहा है, बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं है। केवल जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ एज मायने नहीं रखती है, परंतु अधिकतम जो आयु है वो 65 वर्ष वो निश्चित है, लेकिन न्यूनतम आयु कोई भी उसकी सीमा नहीं है। किसी भी सीमा का व्यक्ति न्यूनतम यदि वो क्वालिफाइड है तो उसको कोलिजियम व्यवस्था के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि न्यायाधीश होने की जो न्यूनतम आयु है वो नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय में भी नहीं है और उच्च न्यायालय में भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी यूएसए। आपको इन चारों विकल्पों में बताना है कि इन विच कंट्री कौन सा है जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हमें सही जवाब दे रहे हैं, बने रहे लाइव चैट में। शाबाश, हमारा निर्णायक मंडल भी नोट कर रहा है। और साथियों, कई बार होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आंसर बराबर सही होते हैं, अंत में जाकर निर्णय हो जाता है कि कौन प्रथम है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि अभी हमारे 10 एपिसोड होने वाले हैं और 10 एपिसोड के बाद आपको उन 10 बच्चों से मिलवाया जाएगा जो इन 10 के 10 एपिसोडों के विजेता रहे। उनकी हम लाइव वीडियो लेकर के आएंगे, आपको मिलवाएंगे उन बच्चों को पुरस्कार के साथ। बिल्कुल चिंता न करें, केवल इंतजार करें हमारे 10वें एपिसोड का, क्योंकि 11वें एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी हमारे 10
चयनित उन प्रथम 10 कैंडिडेट से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया पहले 10 एपिसोड से। आइए आपको देते हैं जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ही वो देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया ब्रिटेन से। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में वर्णित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 53, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 74, ऑप्शन डी आर्टिकल 30। अनुच्छेद 53, 61, 74 या 13 कौन सा वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? वेरी गुड, लगता है कि सबके सब बच्चे जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। आप बाद में जरूर नोटिस कर लिया करें, एक बार देख लिया करें, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं बाद में कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और जिनके नहीं दिए हैं उनके उत्तरों को सही लिखें। आप इस समय 9वें एपिसोड पर आप 9 into 30 करके देखिएगा, 9 या 27, 270 प्रश्न तो अब तक आप तक हम पहुंचा चुके हैं। लेकिन वहीं जो उनके साइड क्वेश्चंस होते हैं लगभग 1000 से अधिक प्रश्न हम आपको खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे पुराने एपिसोड तो ना भूलें, आप हमारे अमित कुमार देवतिया यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सभी के सभी एपिसोड्स वहां मिल जाएंगे। साथियों आइए जवाब हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दिया है बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 61 आर्टिकल डिस्क्राइब दिस बताता है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लागू होती है और यदि भारतीय संविधान का पालन राष्ट्रपति द्वारा ना हो तो हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक भी पद से हटा दिया जा सकता है। ये ऐसा ही देश है हिंदुस्तान। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? ऑप्शन ए जल संभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब और ऑप्शन डी तराई क्षेत्र। आपको बताना है दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसे क्या कहा जाता है? जल संभर क्षेत्र कहते हैं, जल विभाजक क्षेत्र बोलते हैं, दोआब क्षेत्र बोलते हैं या तराई क्षेत्र बोलते हैं? शाबाश, आपके जवाब हमें लाइव चैट के माध्यम से लगातार मिल रहे हैं। आप हमारे साथ बने हुए हैं खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 9 के अंतर्गत। वेरी गुड, देते रहिएगा हमें जवाब। हम नोटिस कर रहे हैं कि कौन बच्चा भाग ले रहा है और जिस बच्चे ने लगातार सारे एपिसोड्स हमारे देखे हैं वह निश्चित रूप से अपना ज्ञान अर्जन कर रहा है, ज्ञानवर्धन हो रहा है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने को सशक्त करता है, मजबूत करता है। आइए हम आपको सौंपते हैं दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब, यानी कि गंगा यमुना के बीच का जो दोआब है जिसने वैश्विक आक्रांताओं को सदैव आकर्षित किया हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए। अगर कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वह गंगा यमुना के दोआब को अभी किसरों ने बताया है। आप यदि यहाँ निवास करते हैं तो वास्तव में आप पृथ्वी पर स्वर्ग में हैं, क्योंकि गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र जहाँ ना भूकंप आता है, जहाँ ना बाढ़ होती है और उपजाऊ मृदा, स्वस्थ मृदा, जहाँ अन्न और जल का भंडार है, वही है गंगा यमुना का दोआब। और दो नदियों के बीच की भूमि उपजाऊ है, उसे हम बोलते हैं दोआब। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन। बीटी बीज का संबंध है? ऑप्शन ए चावल से, ऑप्शन बी गेहूं से, ऑप्शन सी कपास से, ऑप्शन डी तिलहन से। बीटी बीज आपने सुने होंगे तो आपको बताना है कि बीटी बीज का संबंध निम्न में किससे है? चावल से है, गेहूं से है, कपास से है या तिलहन से? शाबाश, बने रहिए लाइव चैट में आप हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9 आप इस समय देख रहे हैं। भागीदारी आपकी बनी रहनी चाहिए। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, कपास इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।
क्योंकि बीटी का संबंध है ऐसे बीजों से जो उपचारित होते हैं, जिनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता स्वतः ही होती है और उनमें किसी भी प्रकार का ना कोई रोग लगता है ना वो खराब होते हैं। उनसे होने वाला पौधा अत्यधिक प्रोडक्शन देता है और उत्पादन अच्छा होता है, इसीलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक तैयार करते हैं बीटी बीज। आइए आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? प्रश्न पुनः सुन लीजिएगा। जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो यदि उसमें बग हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर या ऑप्शन डी ब्राउजर। क्या समझते हैं आप कंप्यूटर के इस प्रश्न से? क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने देखा होगा प्रत्येक एक कोई भी चाहे एग्जाम है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज के प्रत्येक किसी जॉब में या कंपटीशन में कंप्यूटर का अपना महत्व है, तो आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। आपने कंप्यूटर कभी एकेडमिक में पढ़ा है या नहीं, लेकिन आपको इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है। साथियों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आएंगी, कंप्यूटर अलग से इस बार 10 नंबर का होगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसकी क्लासेस दी जाएंगी। आपको भी जवाब देना है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या ब्राउजर। शाबाश, लाइव चैट के माध्यम से बने रहें। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं। बच्चों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, एरर, त्रुटि आना ही कंप्यूटर प्रोग्राम में बग कहलाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विकल्प ए है इंटरनेट, बी है इंट्रानेट, सी है VPN और डी है WAN अर्थात वैन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा एक ऑप्शन है जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप जवाब वही देना है तरीका 12A, 12B, 12C, 12D, जो भी आपको लगता है आप हमें सौंप दें उत्तर, क्योंकि ताकि हम उसे नोट कर लें और आपको बताएं कम्युनिटी टैब के माध्यम से कौन है विजेता खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 9 के। आपके उत्तर में प्राप्त हो रहे हैं साथियों। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं सही जवाब। आप नोटिस करेंगे कि क्या आपका जवाब हमारे जवाब से मैच होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, इंटरनेशनल नेटवर्किंग अर्थात इंटरनेट भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप नेटवर्क के माध्यम से ही कोई भी काम घर बैठे करते हैं। विश्व में किसी भी देश के किसी कोने में आप पहुंच जाते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत जल्द। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्क्रीन। बोलोमीटर, शायद पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे, ध्यान से सुने। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी वेव और ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। बताएं आप कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? शाबाश, लाइव चैट के माध्यम से आप बने रहें हमारे साथ और हम आपके लिए प्रत्येक रविवार में सुबह 10 बजे लेकर के हाजिर होते रहेंगे कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का। आप अपने में इंक्रीज भी देख रहे होंगे, जो लगातार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आपको सौंपे जाते हैं, सही जवाब आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, टेम्परेचर, जो हायर तापमान है, जो विद्युत तापमान है, उसे हम बोलोमीटर के माध्यम से ही मापते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो नोटिस कर लीजिएगा कि बोलोमीटर से नापा जाता है तापमान। आगे क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर। BR अम्बेडकर संविधान सभा में अंततः कहां से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत और ऑप्शन डी पंजाब। बताना है किस क्षेत्र से माननीय डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर गए थे अंततः। शाबाश, संवैधानिक प्रश्न। बहुत सारे बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं, लगातार आंसर हमें मिल रहा है 14A, B, C, D। यदि आप भी जानते हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में, तो शाबाश, हमें उत्तर दीजिएगा कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने? और बहुत सारे बच्चों ने हमें सही जवाब दिया है, लेकिन गलत आंसर भी कम नहीं है। अब बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं और ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मुंबई प्रेसिडेंसी से। क्या पश्चिम बंगाल से? जी नहीं, ध्यान से सुने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जब संविधान सभा में चुना गया तो वो पहली बार, आपका जवाब सही है कि पश्चिमी बंगाल से ही चुनकर के पहुंचे संविधान सभा। परंतु संविधान सभा का गठन 1946 में हो गया था और 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग हो गए और डॉक्टर अंबेडकर पश्चिमी बंगाल के जिस क्षेत्र से चुने गए थे संविधान सभा में, वो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। अब यहां गड़बड़ झाला। जब वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर अंबेडकर को पुनः अंततः लास्ट में कहां से भेजा गया संविधान सभा में? क्योंकि वो संविधान सभा तो पाकिस्तान के लिए बन गई थी। पाकिस्तान की संविधान सभा अलग थी। वो आरंभ से ही मांग कर रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान का संविधान अलग बना। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से पुनः अंततः यहां प्रश्न में है, लास्ट में चुना गया और फिर से संविधान सभा में भेजा गया और संविधान सभा में वकीलों की जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा थी कि इसको वकीलों का स्वर्ग तक कह दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष जानकारी आप तक पहुंच गई है क्वेश्चन नंबर 14 के विषय। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी एल्बुमिन। इन चारों प्रोटीन्स में कौन सा एक है जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है? ऑक्सीजन बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचता है रक्त के माध्यम से। साथियों जवाब दें कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है? जवाब 15A, 15B, 15C या 15D। क्या समझते हैं आप? लाइव चैट के माध्यम से लगातार उत्तर देते रहे। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो इस समय सर्विस कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी फर्स्ट है। यदि आप ड्यूटी पर हैं तो आप बाद में ये वीडियो देख सकते हैं और यदि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इस समय आप आराम कर रहे हैं, विश्राम पर हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे खेल में बने रहें। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में हैं, यूपी पुलिस में हैं और अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं और सभी जब खेलो खेल ज्ञान के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है साथियों, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है। ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त में होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपकी स्क्रीन। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी माननीय नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी दीनदयाल उपाध्याय। इन चारों महान हस्तियों में ऐसा कौन सा एक व्यक्तित्व है जिसने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का नारा दिया? ध्यान से प्रश्न सुने और जवाब दें। 16A या 16B या 16C या 16D। एक विकल्प बिल्कुल सही है। बारी आपकी है, आप में जवाब देते रहें क्योंकि लाइव चैट के माध्यम से आपके उत्तर में लगातार मिलते हैं बहुत तेजी के साथ और हम भी लाइव चैट को थोड़ा धीरे करके देख लेते हैं। सबसे पहले किस बच्चे ने हमें सही जवाब दिया? शाबाश, दीजिएगा। बहुत सारे आंसर हमें मिल रहे हैं साथियों, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है। उन्होंने कुछ नारा आधा सुना है तो किसी ने पूरा सुना है। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। कैसे? ध्यान दें कि जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इसी में जय विज्ञान जोड़ने का कार्य किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और परमाणु के क्षेत्र में अनुसंधान कराया 1999 में और दूसरी बार परमाणु परीक्षण। वहीं जय अनुसंधान परीक्षण होने के बाद में
लगातार अनुसंधान होते रहे कृषि के क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक पद्धति से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में एक हमारी जो अपनी पहचान है, वैश्विक स्तर में हम अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। साथियों, जय अनुसंधान जोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने। अब जय विज्ञान और जय अनुसंधान जो संपूर्ण नारा बना, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये है नरेंद्र मोदी जी का। आइए, जवाब आपको मिल गया होगा। 16C सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। भरतनाट्यम प्रसिद्ध नृत्य कला का संबंध है। ऑप्शन ए उड़ीसा से है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन सी कर्नाटक से है, या ऑप्शन डी तमिलनाडु से। जी हाँ, भारत अनन्य विधाओं का देश है। भारत में नृत्य या नाट्य जो शास्त्र है, जो कला है, वो चरम है उसका। बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पनप रही हैं और उन्होंने वैश्विक स्तर पे एक अपनी पहचान बनाई है। भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अलग भौगोलिक स्थिति की पहचान है, वहीं अपनी सांस्कृतिक पहचान भी सबकी अलग है। आपसे पूछा जा रहा है भरतनाट्यम किस राज्य की एक महत्वपूर्ण कला है? जवाब दें 17A, 17B, 17C या 17D। और जवाब हमें मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, लेकिन प्रथम पुरस्कार के लिए चुना जाता है यहाँ टाइमिंग कंपटीशन को देखते हुए सबसे पहले सबसे अधिक उत्तर किस बच्चे के सही है। साथियों, सही जवाब है 17D। जी हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो भारत का दक्षिणतम राज्य है, इसी की एक महान विधा है भरतनाट्यम, और इन सभी विधाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 17 अभी आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया? एटम बम सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन बी ओपनहाइमर, ऑप्शन सी ऑटो हॉर्न या स्ट्रॉसमैन, और ऑप्शन डी जेम्स बकल। 4 विकल्प आपको सौंप दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक जवाब सही है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? वो इन्वेंशन का एटम बम आपको बताना है। रॉबर्ट वाटसन, ओपनहाइमर, ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन, ऑप्शन डी जेम्स बकल। इन चारों विकल्पों में जवाब दीजिएगा कौन सा एक विकल्प सही है। 18A, 18B, 18C, 18D। शाबाश, लगातार आपके जो आंसर हैं वो लाइव चैट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 9 क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं आप। अभी भी लगातार अगर आप हमें आंसर देते हैं सही, आप हमारे इस कार्यक्रम में बीच से जुड़े हैं, बीच में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल करना इतना है कि ऑप्शन का जवाब जो है, प्रश्न का जवाब सबसे पहले हमें देना है। आप भी हो सकते हैं प्रथम पुरस्कार के हकदार खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 9। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ओपनहाइमर। क्या लगा आपको? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन नहीं। ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन वो दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन, जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को सबसे पहले दी, और नाभिकीय विखंडन पद्धति पर कार्य करता है परमाणु बम। लेकिन परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न था। इसका सही जवाब ओपनहाइमर है, ना कि 18C। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। भारत का निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम हवाई अड्डा कौन सा? जी हाँ, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निजी क्षेत्र में स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए राजीव गांधी शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विकल्प 2 है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। आपको बताना ही चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कौन सा हवाई अड्डा है जो निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 19A, 19B, 19C या 19D।
एक उत्तर है आपका बिल्कुल सही। देर ना करें, दें हमें जवाब। वेरी गुड, बने रहें लाइव चैट में, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें। और यदि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हमारे गेम में हैं कि जिन्होंने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आपको सौंप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, राजीव गांधी शमशाबाद हैदराबाद सही जवाब है। यही है वो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निजी क्षेत्र में स्थापित हुआ GMR ग्रुप के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, कोटूक COTOOK कोटूक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य दर्शाने वाला एक सूचकांक है। यह इंटरनेशनल इंडेक्स जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? कोटूक तेल के लिए, ऑप्शन बी है जूट के लिए, ऑप्शन सी कपास के लिए, ऑप्शन डी रेशम के लिए। चारों विकल्पों में आपको जवाब देना है कि किसके लिए कोटूक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य दर्शाता है। 20A, 20B, 20C या 20D। पढ़ना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर कैसी तैयारी? जुड़े रहें हमारे साथ। हमें ना कोई भ्रम फैलाना है, ना हमें बहकावा करना है, ना हम झूठ बोलते हैं। सच्चाई के साथ लेकर के हाजिर होते हैं आपका अपना कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान। 20A, 20B, 20C या 20D। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं साथियों। लाइव चैट में बने रहें, देखते रहें खेलो खेल ज्ञान का। आइए आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, कपास, कॉटन, कॉटन से कोटूक। समझ में आ गई होगी बात, याद कर लें, कॉटन से कोटूक। तेल के लिए ब्रेंट सूचकांक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ब्रेंट जो तेल की कीमतों का निर्धारण होता है और कोटूक का प्रयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के लिए। 20C सही जवाब है। आगे बढ़ते खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 9 का क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन। किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालीन ऋण के लिए सरकार का जो प्रयास है, जिसे हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, यह कितने वर्षों के लिए वैध होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देंगे आप। विकल्प ए 1 वर्ष के लिए, जो KCC है किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, यह 1 वर्ष के लिए वैध है पूर्णतः। ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए या ऑप्शन डी 10 वर्ष के लिए। साथियों 21A, 21B, 21C मे बी 21D। बताइए क्या है सही जवाब 21वें क्वेश्चन का कि किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता कितने वर्ष होती है? बहुत सारे हमारे देश के किसान जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं अपनी आगामी फसल की उपज के तैयार करने के लिए, तो यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। आपको जवाब देना है यह कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है। लगातार हमें आंसर मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इसका जवाब सही दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं सही जवाब क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए KCC वैलिड होता है। अब बच्चे कहेंगे कि ये तो 1 साल के लिए होता है। जी नहीं, 1 साल में आपको रिन्यूअल कराना होता है। जितना भी पैसा हमने अल्पकालीन ऋण ब्याज पर लिया है वो बैंक में हमें 1 साल में जमा करने हो गए, बैंक हमें फिर वापस दे देगा, फिर हम 1 साल के लिए देंगे, फिर वापस। तो ऐसा हम 3 बार ही कर सकते हैं। 3 के बाद हमें पुनः अपने नए डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, अपने कागज लेके जाने पड़ेंगे और पुनः रिन्यूअल कराना होगा पूरे खाते को। तो KCC 3 वर्ष के लिए वैलिड है और हर वर्ष इसका रिन्यूअल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत में सिक्के और पदक ढालने के लिए निम्न में कौन सा एक टकसाल नहीं है? टकसाल बोलते हैं जहां सिक्के बनते हैं। आपको बताना है चारों विकल्पों में कौन सी एक जगह टकसाल नहीं है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नोएडा। अर्थशास्त्र में आपको यह प्रश्न मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। जवाब दीजिएगा कि भारत के कौन से स्थान पर जो विकल्प में 4 हैं एक जगह टकसाल नहीं है। बहुत
सारे बच्चे हमें सही जवाब दे रहे हैं, 22 A B C D करके हमें जवाब मिल रहे हैं, लेकिन आपको सही जवाब हम बताएंगे केवल कुछ क्षण के बाद, क्योंकि अभी लाइव चैट में हमें लगातार उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। टकसाल बोलते हैं उस कारखाने को जहां कॉइन्स बनते हैं, जहां भारतीय कॉइन्स मुद्रा बनाई जाती है। सही जवाब आपको सौंपते हैं 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कानपुर में टकसाल नहीं है। जी हाँ, भारत के अंदर 4 जगह मुद्रा कॉइन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, और यह है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। कानपुर में कोई टकसाल नहीं है। ये भी ध्यान रखें आप कि भारत में नोटों के निर्गमन का अधिकार केवल रिजर्व बैंक को है, और एक के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं या निर्गमन का अधिकार भारतीय वित्त मंत्रालय को होता है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बैंकों का बैंक तो रिजर्व बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, और भारत शासन अधिनियम 1933 के तहत स्थापित हुआ। यहाँ हम बात कर रहे थे टकसाल। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। चॉकलेट में सबको पसंद है कौन सा एक क्षार पाया जाता है? आपने अम्ल और क्षार पढ़े हैं, एसिड एंड बेसिक। आपको बताना है कि कौन सा एक बेसिक है जो चॉकलेट में पाया जाता है। ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैफीन। दीजिएगा जवाब कि चॉकलेट में निम्न में कौन सा एक तत्व पाया जाता है। शाबाश, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें सही जवाब दे रहे हैं। निकोटीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैफीन। खेलों के ज्ञान के एपिसोड 9 के अंतर्गत इस समय आप हैं और जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का कि चॉकलेट में कौन सा तत्व पाया जाता है। सही जवाब हमें मिल रहा है। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं सही जवाब क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कैफीन ही वो तत्व है जो पाया जाता है चॉकलेट में। चॉकलेट के साथ साथ नोट आप कर सकते हैं चाय में और कॉफी में। इन तीनों में, चाय में, कॉफी में और चॉकलेट में कैफीन की मात्रा होती है। निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है। यह बेसिक हैं, यह क्षार हैं, इनको हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स वस्तु सेवा कर दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। शाबाश, अर्थात इसी मंथ में मनाया गया जीएसटी डे। आपको बताना है किस दिन मनाया गया है, 1 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई या 15 जुलाई। चारों विकल्पों में से एक विकल्प बिल्कुल सही है। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। जवाब में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आप 9वें एपिसोड के अंत तक चल रहे हैं। इस समय 24वां सवाल है। इसके बाद 6 प्रश्न और आपके समक्ष आएंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जिनका जवाब आपको हमें देना है, और आप तैयार रहें प्रथम पुरस्कार के विजेता बनने के। साथ ही जवाब हमें मिला है, बारी हमारी है, आपको सौंपते मैच कीजिएगा। 24A, जी हाँ, 1 जुलाई, जिसको मनाया जाता है जीएसटी के रूप में, और हम इस दिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। जी हाँ, 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस और भारत का जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने सिद्ध की इस कोरोना महामारी में। वहीं जीएसटी वस्तु सेवा कर मनाया जाता है दिवस के रूप में 1 जुलाई को। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश आप जानते हैं, फ्रांस, 1954। और भारत के अंदर सबसे पहले असम राज्य ने जीएसटी लागू किया। अब भारत सरकार जीएसटी के लिए मदद करती है राज्य सरकार की, क्योंकि इस समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंद कर दी गई हैं और सरकार का जो मुनाफा है वो कम हुआ है। कोरोना महामारी संकट के तहत राजकोष में धन कम है। हम कैसे आशा करें कि आगे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत जल्द इतनी मजबूत होगी कि सरकार लगातार वैकेंसीज निकाल सके। समझें, किसी के चक्कर में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी करते रहें। आगे बढ़ते हैं। 24A सही जवाब हो गया है। आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी बांसुरी। बताइएगा कौन सा एक विकल्प है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर, सितार, माइक्रोफोन या बांसुरी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यदि आपने हमारी फिजिक्स की वीडियो देखी है, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको साइंस की वीडियोस मिलेगी और उनमें आप देख सकते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा पढ़ाया गया है। बताया गया है कि ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जो ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है, क्योंकि ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, और यही है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ही वह यंत्र है जिसके माध्यम से ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और यदि यहाँ पूछा जाता कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तब आपका जवाब लाउड स्पीकर होना चाहिए था। आप मोबाइल पे बात करते हैं तो मोबाइल पे जहाँ हम बोलते हैं वहाँ माइक्रोफोन होता है, जहाँ से हम सुनते हैं वहाँ लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में बदलता है, माइक्रोफोन हमारी आवाज ध्वनि को परिवर्तित कर देता है। किसमें? विद्युत में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 25 सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप देख लें कि आपने हमें क्या जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 पेन PAN पर्सनल अकाउंट नंबर। पैन कार्ड होता है, अधिकतर लोगों के पास है, ज्यादातर सबके पास होना चाहिए। इसमें जो पैन नंबर होता है आपको बताना है कि उसमें कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इन चारों विकल्पों में एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि कितने ऐसे वर्ण हैं पैन कार्ड पर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, क्योंकि उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होती हैं। I am asking only the how many letter in that number। उस नंबर में कितने लेटर होते हैं ये आपको बताना है। 26A, 26B, 26C, 26D। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। जवाब दे देते हैं आपको, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं आपको आना चाहिए। केवल ये पूछा गया है कि पैन नंबर जो है उसमें कितने लेटर अंग्रेजी से होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 6। आप जब पैन नंबर देखेंगे तो आपके पहले 5 लेटर जो हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के होंगे। इसके बाद में आपकी जो डिजिट होंगी 4 डिजिट होंगी और फिर एक लेटर होगा। अर्थात टोटल 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट्स होती हैं। 10 में 6 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के और 4 होते हैं संख्या। तो सही जवाब रहा 26B। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य स्तनधारी के किस उपवर्ग का प्राणी है? अर्थात मनुष्य एक स्तनपायी है, लेकिन स्तनपायी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन ए प्रोटोथीरिया, ऑप्शन बी मेटाथीरिया, ऑप्शन सी यूथीरिया। आपको जवाब देना है मनुष्य कौन से उपवर्ग का प्राणी है। 27A, 27B, 27D, या आप बताएं कि क्या हो सकता है। लाइव चैट के माध्यम से लगातार आप हमारे साथ बने, क्योंकि हम प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे नहीं भूलते आपके लिए लेकर के आना आपका खेलों के ज्ञान का। आपका कार्यक्रम है अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, बताएं उन्हें। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जब आप जुड़ते हैं हमारे साथ, हमें उत्साहवर्धन मिलता है, हम प्रेरणा लेते हैं, आपके जुड़ाव से कुछ सीखते हैं पर आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेलों खेल ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर आ रहा है 27 ABCD के रूप में उत्तर प्राप्त हो रहे हैं साथियों। वेरी गुड, बायोलॉजिकल प्रश्न है, बारी हमारी है, देर नहीं करते आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है सी अर्थात यूथीरिया। जी हाँ, मैमल्स को 3 उपवर्गों में बांटा गया। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत प्लेटिपस जो अंडे देने वाले मैमल्स हैं वो आते हैं।
जैसे कि प्लेटिपस डकबिल्स है। ऑप्शन बी मेटाथीरिया जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कि कंगारू है। और यूथीरिया वह उपवर्ग है जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं। साथियों, यूथीरिया ही वो उपवर्ग है जिसके अंतर्गत मनुष्य को रखा गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। पीतल एक मिश्र धातु है। साथियों, आपको बताना है कि यह किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए Cu प्लस Zn, ऑप्शन बी Pb प्लस Sn, ऑप्शन सी Cu प्लस Sn, ऑप्शन डी Cu प्लस Ag। जवाब दीजिएगा। कॉपर और जिंक का मिश्रण है, सीसा और टीन मिश्र धातु है, या कॉपर और टीन का मिश्रण है, या कॉपर और स्वर्ण का मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि यह किसका मिश्रण है। विकल्प इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको देखने हैं चारों विकल्प और उसमें सही जवाब हमें देना है। 28A, 28B, 28C या 28D। दीजिएगा सही जवाब। वेरी गुड। लाइव चैट के माध्यम से लगातार आपके उत्तर में प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, बने रहें आप हमारे साथ खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 9 के अंदर। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, कॉपर और Zn दोनों मिलकर के मिश्र धातु बनाते हैं और इन्हीं का मिश्रण कहलाता है पीतल। आगे देखेंगे आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एपिसोड 9, 29। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। जी हाँ, हमारे देश की रक्षा प्रणाली अग्नि, इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है, मारक क्षमता कितनी है। ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर, डी 7000 किलोमीटर। आपको बताना है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है, जो भारत की रक्षा प्रणाली है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 20A, 20B, 20C या 20D। दीजिएगा जवाब। 29A, 29B, 29C या 29D। क्या एक विकल्प सही है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के? सही जवाब हमें मिल रहे हैं। बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है अग्नि 5। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। पर्णहरित क्लोरोफिल में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। जी हाँ, पर्णहरित जिसकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसके लिए आवश्यक खनिज है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन डी जस्ता। इन चारों में कौन सा एक आवश्यक प्रमुख खनिज है पर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके द्वारा पौधे के जो पत्ते हैं उनका रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की ही वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। साथियों, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? मैग्नीशियम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम या जस्ता। 4 विकल्प आपके पास हैं। उत्तर बहुत सारे बच्चे हैं जो सही दे रहे हैं। खेलो खेल ज्ञान का 9वां एपिसोड लेकर के हम आपके साथ अंतिम प्रश्न के विकल्प आपसे पूछ रहे हैं। बारी हमारी है, क्योंकि लाइव चैट में लगातार बच्चे हमें उत्तर देते हैं। इसके बाद निर्णय हो जाएगा कि कौन है विजेता इस एपिसोड का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, मैग्नीशियम ही राइट जवाब है कि मैग्नीशियम ही पर्णहरित और क्लोरोफिल का प्रमुख खनिज तत्व है और इसी की उपस्थिति से पर्णहरित होता है और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। साथियों, ये तो रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एपिसोड 9 के। आपसे मैं विदा लूँ उससे पहले कह दूँ कि आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर लें। जब आप लाइव चैट से हटेंगे तो लाइक आ जाएगा, आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें। दीजिएगा अनुमति। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।